Hello everyone. Today we'll do second chapter of 7th NCERT English book. The name of the chapter is Bringing Up Curry. करी एक एलिफेंट का नेम है. ब्रिंगिंग अप मीन्स परवरिश करना, पालना. सो करी की परवरिश कैसे की गई वही इस चैप्टर में हम रीड आउट करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ. जब करी को मुझे दिया गया उसकी देखभाल करने के लिए, उस टाइम पर वो 5 months का था. आई वॉज 9 years ओल्ड और मैं 9 years का था. एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटॉ. टिपटॉ मीन्स पैरों के जो पंजे होते हैं हमारे, अगर मैं अपने टिपटॉ पर खड़ा हो जाता था तो मैं उसकी बैक तक पहुंच पाता था. ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. और फिर नेक्स्ट 2 years तक मुझे वो उतना ही ऊंचा दिखाई दिया. वी ग्रू टुगेदर. दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. हम दोनों इकट्ठे ही बड़े हुए थे और शायद इसीलिए मैं ये कभी नहीं जान पाया कि वो कितना ऊंचा था. ही लिव्ड इन अ पेविलियन. वो एक पेविलियन में रहता था. अंडर अ थेस्ट रूफ. जिसकी थेस्ट रूफ थी. थेस्ट मीन्स घास फूस. जो घास फूस से बनी हुई उसकी रूफ थी. विच रेस्टेड ऑन द थिक ट्री स्टम्प्स. जो कि थिक यानी कि जो ट्री जो होते हैं उसके जो मोटे स्टम्प्स होते हैं उनके ऊपर टिकी हुई थी वो जो रूफ थी. सो दैट ही इट कुड नॉट फॉल इन When करी bumped against the walls as he moved about. ताकि वो गिरे ना जब करी उनको हिट करता था, क्योंकि करी इधर उधर पेविलियन में मूव करता था तो कई बार क्या करता था, उन स्टम्प्स को हिट करता था, उन्हें मूव कर ताकि वो मूव ना हो. इसीलिए उसको जो है इन थिक स्टम्प्स पर बनाया गया था. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. करी ने जो सबसे पहली चीज़ की थी वो थी एक बच्चे को बचाना. एक बॉय की लाइफ को उसने सेव किया था. कैसे किया था वो हम आगे चैप्टर में रीड आउट करेंगे. करी डिड नॉट ईट मच but nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. करी ज़्यादा नहीं खाता था लेकिन हर दिन उसे 40 पाउंड्स ट्विक्स चाहिए होती थी च्यू चबाने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. और हर रोज़ सुबह मैं उसे रिवर पर उसके बाथ के लिए लेकर जाता था. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. वो जो है सैंड बैंक यानी कि रिवर के बैंक पर, रिवर के किनारे पर जो सैंड रेत इकट्ठा हो जाता था उसके अंदर लेट जाता था और मैं कम से कम 1 घंटे तक उसको जो है उस रेत से, उस सैंड से क्लीन करता रहता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर उसके बाद जो है वो बहुत लंबे टाइम तक रिवर के वाटर में लेटा रहता था. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबॉनी. इबॉनी एक ट्री का नेम है जो एक शाइनिंग जैसा उसके जो स्टेम्स होते हैं वो शाइन करते हैं. सो जब भी करी पानी से बाहर निकलता था तो वो वैसे ही शाइन करता था जैसे कि एक इबॉनी शाइन करता है. एंड ही वुड स्क्विल विद प्लेजर व्हेन एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. और जब भी मैं उसकी बैक पर वाटर के साथ उसको रब करता था तो वो खुशी में स्क्विल करता था, चिल्लाता था. Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant. फिर मैं उसके कान को पकड़कर उसको पानी से बाहर निकालता था क्योंकि किसी भी एलिफेंट को लीड करने का ये सबसे आसान तरीका होता है. एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल. और फिर उसको जंगल के किनारे पर छोड़ देता. वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूसियस ट्विक्स फॉर हिज डिनर. और उस टाइम पर मैं उसके लिए कुछ रसीली टहनियाँ, कुछ रसीले ट्विक्स जो है उसके डिनर के लिए इकट्ठा करता था. One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. और किसी को भी ये ट्विक्स कट करने के लिए एक शार्प हैचेट, क्या होता है, कुल्हाड़ी, एक शार्प कुल्हाड़ी की ज़रूरत होती थी. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. और उस कुल्हाड़ी को भी शार्प करने में हाफ एन आवर लगता था. मीन्स जब भी ट्विक्स को काटा जाता था तो पहले जो है उस हैचेट को, कुल्हाड़ी को, एक्स को शार्प किया जाता था. क्योंकि अगर कोई भी ट्विक्स मल्टीलेटेड रह जाती थी यानी कि कोई भी ट्विक्स उसके साथ 2 या 3 ट्विक्स जुड़ी हुई रह जाती थी तो एलिफेंट उन्हें टच भी नहीं करते थे, खाने की तो बात दूर.
इट वॉज नॉट ईजी जॉब टू गेट ट्विक्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी, और करी के लिए ट्विक्स और सैपलिंग्स को ढूंढना ईजी काम नहीं था. आई हैड टू क्लाइंब all types of trees to get the most delicate and tender twigs, और मुझे जो है delicate, कोमल, डेलिकेट मीन्स क्या होता है, बिल्कुल नाजुक जो होती है, टेंडर भी वही होता है, नाजुक, बिल्कुल डेलिकेट और टेंडर ट्विग्स ढूंढने के लिए बहुत सारे ट्रीज पर मुझे चढ़ना पड़ता था. As he was very fond of the young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some on spring day in March. और वो जो है सबसे ज़्यादा जो उसको पसंद थी वो थी बनियन ट्री की ब्रांचेस खाना, जो कि कैथेड्रल ऑफ लीव्स के कैथेड्रल की तरह दिखाई देती थी, मतलब कि जैसे चर्च घर दिखाई देता है बहुत बड़ा, वैसे ही उसकी ब्रांचेस भी ऐसे ही दिखाई देती थी. और आई वॉज गैदरिंग सम, मैं कुछ इकट्ठी कर रहा था. वन स्प्रिंग डे इन मार्च के एक स्प्रिंग डे में मैं कुछ वो उसकी जो है ट्विक्स, उसके लिए करी के लिए ट्विक्स इकट्ठी कर रहा था. व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, और तभी मुझे सुनाई दिया कि कुछ दूरी पर करी जो है मुझे बुला रहा है. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. क्योंकि वो बहुत छोटा था तो उसकी जो आवाज़ थी वो कैसे, एक बेबी एलिफेंट के जैसे ही सुनाई दे रही थी. आई थॉट somebody was hurting him, मुझे लगा कि कोई उसे परेशान कर रहा है. So I came down from my tree and ran very fast to edge of the forest where I had left him, but he was not there. So मैं अपने ट्री से नीचे उतरा और उस साइड भागा, फॉरेस्ट के उस किनारे पर भागा जहाँ पर मैंने उसको छोड़ा था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था. आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने चारों तरफ देखा लेकिन वो मुझे नहीं मिला. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, और फिर मैं जो है वाटर के किनारे यानी कि रिवर के किनारे पर गया. आई सो अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, और फिर मैंने देखा कि उस रिवर में, उस वाटर में कुछ ब्लैक जो है ऊपर आने की कोशिश कर रहा है. देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, फिर वो जो है थोड़ा सा ऊपर आया और फिर मैंने देखा कि ये मेरी एलिफेंट की सूंड थी, उसका ट्रंक था. आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, और मुझे लगा कि वो डूब रहा था. आई वॉज हेल्पलेस, और मैं बिल्कुल हेल्पलेस था, बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, क्योंकि मैं वाटर के अंदर कूदकर उसको सेव नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका वेट कितना था, 400 pounds का था, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा था. क्योंकि जो एलिफेंट्स होते हैं वो तो बहुत हैवियर होते हैं, हेल्दी होते हैं, हैवी होते हैं. बट आई सो हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई एंड, लेकिन मैंने देखा कि उसकी जो बैक थी वो भी पानी से बाहर आ गई थी, और तभी उसने मुझे देख लिया. He began to trumpet and struggled up to the shore. वो उसने जो है चिल्लाना शुरू कर दिया और स्ट्रगल करके वो किनारे तक आया. Then still trumping, he pushed me into the water and as I fell into the stream, I saw a boy laying flat on the bottom of the river. वो जो है जब मेरे पास आया तभी भी वो चिल्ला रहा था, तभी उसने क्या किया, मुझे पानी के अंदर पुश कर फेंक दिया. और जैसे ही मैं स्ट्रीम के अंदर गिरा तो मैंने देखा कि रिवर के बॉटम में एक बॉय जो है वो फ्लैट लेटा हुआ है. ही हैड नॉट altogether touched बॉटम बट वॉज समवट फ्लॉट. उसने जो है बॉटम को टच नहीं किया था, लेकिन उससे कुछ ऊपर वो जो है तैर रहा था, फ्लॉट कर रहा था. आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग. मैं जो है वाटर के ऊपर आया अपनी सांस लेने के लिए, और फिर मैंने वहाँ पर देखा कि करी वहीं पर खड़ा हुआ है. हिज फीट प्लांटेड इन टू द सैंड बैंक एंड his trunk stretched out like a hand waiting for mine. और उसके जो पैर थे वो जो किनारे पर जो रेत पड़ा हुआ था उसके अंदर धसे हुए थे, और उसकी जो ट्रंक थी वो ऐसे आगे फैली हुई थी जैसे कि एक हाथ की तरह, कि एक हाथ वेट कर रहा है मेरे हाथ का, कि भाई जैसे हम एक किसी को दूसरे को हाथ दे देते हैं, सेम उसकी ट्रंक जो थी वो एक हाथ की तरह मेरे हाथ का वेट कर रही थी. आई डाइव्ड डाउन अगेन एंड पुल्ड द
body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. मैं दोबारा से नीचे गया और फिर डूबते हुए उस बॉय की बॉडी को ऊपर सरफेस पर लेकर आया, लेकिन मैं भी एक अच्छा स्विमर नहीं था। मैं अच्छी तरह से स्विम नहीं कर पाया, किनारे तक नहीं आ पाया और नदी की जो धारा थी, करंट क्या होता है, बहाव, धारा, और नदी की जो धारा थी वो मुझे ड्रैग कर रही थी, वापस डुबो रही थी। Seeing us drift by in the current, Curry was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. और जैसे ही करी ने मुझे देखा कि मैं नदी के बहाव के साथ बह रहा हूँ, करी जो कि स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो और पॉन्डरस, बहुत ज़्यादा हैवी था, सडनली एक हॉक क्या होता है, एक बर्ड का नेम होता है, बर्ड का नेम है जो कि बहुत ही फास्ट होता है। सडनली वो एक हॉक की तरह मेरे पास आया और वाटर के हाफ तक, रिवर के हाफ तक वो आया और उसने मुझे अपने ट्रंक के साथ स्ट्रेच कर लिया, ऊपर की तरफ खींच लिया। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपने हाथ को बढ़ाया उसकी ट्रंक को पकड़ने के लिए, एंड इट स्लिप्ड, लेकिन ये स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और फिर दोबारा से मैंने अपने आप को पानी के अंदर जाते हुए पाया, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सेंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी and then suddenly kicked up the river bed and so shot upwards like an arrow. लेकिन मैंने इस बार ये क्या पाया कि वाटर जो है ज़्यादा गहरा नहीं था, मीन्स वहाँ पर ज़्यादा गहराई नहीं थी, तो मैंने अपने दोनों पैरों को रिवर के बैंक बॉटम पर, तली पर मारा और एकदम से अपने आप को ऊपर की तरफ उछाला। In spite of that fact, I was holding or drowning boy my hand, और उस टाइम मेरे हाथ में वो डूबता हुआ बॉय भी था। As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck, और जैसे ही मेरी बॉडी वाटर के अबव, उसके ऊपर आई, तो मैंने देखा कि मेरी नेक पर एक रस्सी जैसा कुछ लिपटा हुआ है। This frightened me, और इसने मुझे डरा दिया। I thought some water animal was going to swallow me, मुझे लगा कि कोई वाटर एनिमल मुझे अब निगलने वाला है, स्वेलो करने वाला है। आई हर्ड करी स्क्विलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, ही पुल्ड अप बोथ अशोर, और तभी मुझे जो है करी की आवाज़ सुनाई दी और फिर मुझे पता चल गया कि ये कोई वाटर एनिमल नहीं था, बल्कि करी की ट्रंक थी, और फिर जो है वो हम दोनों को किनारे पर ले आया। सो इस तरह से करी ने उस बॉय को सेव किया। करी वॉज लाइक अ बेबी, करी जो है एक बेबी की तरह, बच्चे की जैसा ही था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर। उसको ये सिखाना पड़ता था कि उसको अच्छा कैसे बनना है। अगर उसको नहीं बताया जाता था, जब वो नॉटी यानी कि जब वो शरारतें करता था, अगर उसको नहीं बताया जाता था कि उसको अच्छा कैसे बनना है, तो वो जो है और ज़्यादा शरारती बन जाता था। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल के लिए, वन डे somebody gave him some bananas to eat, एक दिन किसी ने उसको कुछ बनानास खाने के लिए दिए। वेरी soon he developed a great love for ripe bananas, और बहुत जल्दी उसको राइप बनानास खाना बहुत अच्छा लगने लगा। We used to keep large pellets of fruits on the table near a window in the dining room, हम जो है क्या करते थे, डाइनिंग रूम में विंडो के पास टेबल पर फ्रूट्स की प्लेट्स रखते थे। वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। एक दिन टेबल से सभी बनानास डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, और मेरी फैमिली ने सभी सर्वेंट्स पर, नौकरों पर ब्लेम लगाया इसका कि उन्होंने घर के सारे फ्रूट्स खा लिए। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर अगेन, और कुछ दिनों बाद फिर से फ्रूट्स जो हैं गायब हुए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, और इस टाइम जो ब्लेम था वो मेरे ऊपर लगाया गया। एंड आई न्यू दैट आई हैड नॉट डन इट, और मैं जानता था कि ये मैंने नहीं किया था। I made me very angry,
sorry, it made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruits. और इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स और सर्वेंट्स को सभी को क्या लग रहा था कि मैंने ही सारे के सारे फ्रूट्स खाए हैं, लेकिन ये तो सच नहीं था. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in the curry's pavilion. और नेक्स्ट टाइम जब फ्रूट्स डिसअपियर हुए, गायब हुए, तो मैंने क्या देखा कि एक बनाना जो है एक करी के पेविलियन में पूरी तरह से स्मैश्ड मीन्स कुचला हुआ था. This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया, क्योंकि मैंने वहाँ पर कभी फ्रूट्स को नहीं देखा, और आप जानते भी हैं कि वो हमेशा क्या खाता था, ट्विग्स को ही खाता था, टहनियाँ ही खाता था. नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruits from the table विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, नेक्स्ट डे जब मैं डाइनिंग रूम में लेटा हुआ था और ये सोच रहा था कि क्या मुझे डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, सॉरी सिटिंग, आई वॉज सिटिंग, जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था और ये सोच रहा था कि क्या मुझे अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना फ्रूट्स लेने चाहिए, तभी क्या हुआ, A long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared all the bananas. एक लंबी ब्लैक चीज़ जो कि एक स्नेक के जैसी दिखाई दे रही थी, सडनली जो है विंडो के अंदर से आई और सभी बनानास डिसअपियर हो गए, गायब हो गए. आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास. मैं बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि मैंने कभी जो है स्नेक्स को बनानास खाते हुए नहीं देखा था. आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट. मुझे लगा कि ये बहुत ही टेरिबल, बहुत भयानक स्नेक था जिसने जो है बनानास खाए हैं. एंड आई थॉट इट मस्ट बी and I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would back into the house and eat all the fruits and kill of us. और मैं जो है बहुत ज़्यादा डर गया और मैं रूम से भागा डर के साथ, और क्योंकि मुझे लगा था कि स्नेक जो है दोबारा से घर के अंदर आएगा, सारे फ्रूट्स खाएगा और हम सबको मार देगा. As I went out, I saw Curry's bag disappearing in the direction of the pavilion. जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने करी की बैग को देखा जो कि पेविलियन की तरफ जा रहा था, मतलब करी को देखा जो पेविलियन की तरफ जा रहा था. एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप. मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उसका साथ चाहता था अपने आप को चीयर अप करने के लिए. आई रेन आफ्टर हिम इन टू द पेविलियन, और मैं उसके पीछे उसके पेविलियन तक गया. आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और मैंने क्या देखा कि वो वहाँ पर बनानास खा रहा था. आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, और मैं जो है सरप्राइज होकर वहाँ पर खड़ा रहा. एस्टोनिशमेंट मीन्स सरप्राइज. द बनानास वर लेइंग स्ट्रून ऑल अराउंड हिम, और बनानास जो है उसके चारों तरफ फैले हुए थे. ही स्ट्रेस्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम ही वॉज स्टैंडिंग, और उसने अपनी ट्रंक को स्ट्रेच किया, आगे की तरफ बढ़ाया और उस एक बनाना तक पहुंचाया जो कि उससे दूर पड़ा हुआ था. दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक, और जब इसने इस बनाना को खाया तो मैंने देखा कि उसकी जो सूंड थी वो एक ब्लैक स्नेक के जैसे दिखाई दे रही थी. एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ, और उसी टाइम मुझे पता चल गया कि थीफ, चोर कौन था, करी था. आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड joyously shouted my parents that it was Curry, not I that had eaten all the fruits these many weeks. मैं उसके पास गया, मैंने उसका कान पकड़कर उसको खींचा और अपने पेरेंट्स को खुशी से दिखाया कि जो इन बहुत सारे वीक्स से फ्रूट्स को खा रहा था वो करी था, ना कि मैं. मीन्स करी जो है सारे फ्रूट्स खा रहा था और ब्लेम किसके ऊपर लग रहा था, राइटर के ऊपर. Then I scolded him, for elephants understand words as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. और फिर मैंने जो है उसको स्कोल्ड किया, उसको डांट लगाया और
जो एलिफेंट होते हैं वो बच्चों की तरह ही डांट को सुनते हैं। मैंने उसको कहा कि अगर तुमने नेक्स्ट टाइम फ्रूट्स को चुराया तो तुम्हें जो है कोड़े लगाए जाएंगे। He knew that we were all angry with him, even the servants. अब उसको पता था कि हम सभी जो है उससे गुस्सा हैं, even servants भी उससे गुस्सा थे। His pride was so injured that he had never stole another thing from the dining room. और उसका जो आत्मविश्वास था वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुआ और फिर उसके बाद डाइनिंग रूम से उसने कुछ भी नहीं चुराया। And from that on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if so thanked them. और उसके बाद अगर उसको कोई फ्रूट्स देता था तो वो हमेशा जो है चिल्लाता था, स्क्विल करता था उसको थैंक यू बोलने के लिए। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punished him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. एलिफेंट अगर कोई गलती करते हैं तो वो जो है पनिश होने के लिए रेडी होते हैं। मीन्स गलती पर अगर उनको पनिश किया जाए तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, पनिशमेंट को गेन कर लेते हैं। लेकिन अगर बिना किसी रीज़न के उन्हें पनिशमेंट दी जाए, उन्हें पनिश किया जाए तो वो इस चीज़ को याद रखते हैं और उसी तरह से बदला लेते हैं। जैसा आपने उनके साथ किया उसी तरीके से सेम वो बदला लेते हैं। हम सब ने वो स्टोरी तो पढ़ी है ना एलिफेंट की, जिसमें एक टेलर एलिफेंट को बनानास देते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो जब उससे फेडअप हो गया था तो टेलर ने क्या किया था, एक नीडल को उसकी ट्रंक में चुभो दिया था और उसका बदला उस एलिफेंट ने लिया था। क्या कर उसने पॉन्ड से मड वाटर को अपनी सूंड में लेकर आया और उसके सारे कपड़े गंदे कर दिए थे। मीन्स एलिफेंट्स को अगर बिना बात के पनिश किया जाएगा तो वो इसका बदला ज़रूर लेते हैं। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. एक एलिफेंट को ज़रूर सिखाना चाहिए कि उसे कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज़ चलना है और कब धीरे चलना है। You teach him things as you teach a child. और उसको इस तरीके से चीज़ें सिखाई जाती हैं जैसे कि एक बच्चे को जितना ध्यान बच्चे को चीज़ें सिखाते हुए रखना पड़ता है, सेम उसी तरीके से एलिफेंट्स को भी सारी बातें सिखाते हुए ध्यान रखना पड़ता है। If you say that and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. अगर आप उसको धत बोलते हैं और उसके कान को नीचे की तरफ खींचते हैं तो वो धीरे धीरे बैठना सीख जाता है। Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. और similarly इसी तरीके से अगर आप उसको माली बोलते हैं और उसके ट्रंक को, उसकी सूंड को आगे की तरफ खींचते हैं तो धीरे धीरे वो सीख जाता है कि ये उसका आगे चलने का उसको सिग्नल मिला है। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स। करी को माली जो है यानी कि आगे चलना 3 टाइम्स में ही वो सीख गया था। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। लेकिन धत सीखने को उसको 3 वीक्स लगे थे। ही वॉज नॉट गुड एट सिटिंग डाउन। वो बैठने में ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। और क्या आपको पता है कि एक एलिफेंट को नीचे बैठना सिखाना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ही ग्रोज लेटर एंड टॉलर दैन यू वुड take care of him so that when he is 2 or 3 years old you can only reach his back with a ladder. क्योंकि वो जो है बहुत जल्दी बड़ा होता चला जाता है, उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है जो उसकी टेक केयर करता है, जो उसकी देखभाल करता है। और 2 और 3 ईयर्स में ही वो इतना बड़ा हो जाता है कि अब आप उसकी बैक पर एक सीढ़ी के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। मीन्स एक सीढ़ी लगाकर ही आप उसकी बैक पर चढ़ सकते हैं। It is therefore better to teach him to sit down by saying that so that you can climb up his back. For who would want to carry a ladder around all the time? और इसीलिए अच्छा है कि उसको धत बोलकर बैठना सिखा दो ताकि आप उसकी बैक पर चढ़ सको। क्योंकि कौन ऐसा है जो हर टाइम अपने साथ सीढ़ी लेकर घूमेगा? The most difficult thing to teach an elephant is the master call. और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थिंग जो एक एलिफेंट को सिखानी होती है वो होती है मास्टर कॉल। और मास्टर कॉल क्या होता है? ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। और एलिफेंट्स जो हैं मास्टर कॉल को सीखने में 5 years लेते हैं। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिशिंग हॉलिंग साउंड
एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। मास्टर कोल एक अजीब तरह की साउंड होती है जिसमें हिशिंग, जैसे सांप की जो स्नेक की जो साउंड होती है वैसी साउंड निकाली जाती है, और हॉलिंग यानी कि जब टाइगर्स जब फाइट करते हैं और जो साउंड वो निकालते हैं जो उस टाइप की साउंड निकाली जाती है। सो ये दो साउंड मिलाकर ये साउंड निकाली जाती है जिसको मास्टर कोल कहा जाता है। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर, और आपको ये इस टाइप की आवाज़ जो है उसके कान में बोलनी होती है। एंड डू यू नो वट यू एक्सेप्ट एन एलिफेंट टू डू वैन यू गिव हिम द मास्टर कोल, और क्या आप जानते हैं जब भी आप किसी एलिफेंट को एक मास्टर कोल देते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? If you lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, that dare not stay very long anywhere। अगर आप किसी जंगल में खो जाते हैं और जाने का कोई रास्ता नहीं है और अंधेरा हो जाता है और आपको सिर्फ ऊपर स्टार्स दिखाई देते हैं यानी कि रात का टाइम हो जाता है और आप जंगल में भी नहीं रुक सकते हैं, आपके अंदर इतना साहस भी नहीं है कि आप जंगल में रुक पाएँ, then the only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk। और उस टाइम पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, मास्टर कॉल, और फिर मास्टर कॉल करते ही एलिफेंट्स क्या करते हैं, आसपास के ट्रीज को गिराना शुरू कर देते हैं। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और इससे सभी एनिमल्स डर जाते हैं और वो दूर भाग जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और जैसे ही ट्रीज गिरते हैं और उनके क्रश होने की आवाज़ आती है, मंकीज़ अपनी स्लिप से जाग जाते हैं और फिर वो एक टहनी से दूसरी टहनी भागना शुरू कर देते हैं। यू कैन सी देम इन द मून लाइट एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेक्स रनिंग्स इन ऑल द डायरेक्शंस बिलो। आप इस चीज़ को मून लाइट में देख सकते हैं कि मंकीज़ कैसे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर जा रहे हैं, और आप जो है दूसरे एनिमल्स को भी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शंस में भागते हुए देख सकते हैं। यू कैन हियर द ग्रॉल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और दूरी पर आप जो है टाइगर की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। इवन ही इज़ फ्राइटन्ड, इवन वो भी डर जाता है। Then the elephant puts down the next tree, the next, और फिर जो एलिफेंट नेक्स्ट ट्री को गिराता है, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, मीन्स ट्रीज को वो गिराता ही जाता है। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house, और जल्दी ही आप देखेंगे कि एलिफेंट ने उस पूरे एरिया को क्लियर कर दिया है और उसने आपके घर तक के स्ट्रेट रास्ते का एक रोड जैसा बना दिया है। मीन्स मास्टर कोल अगर आप उसको सिखा देते हैं तो वो आपकी डिफ़िकल्टीज़ में आपकी हेल्प करता है अगर आप कभी जंगल में फंस जाते हैं तो। ओके, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द चैप्टर। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।